जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका कहा जाए तो सहायक संधि से है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो ब्रिटिश काल में विदेशी पर अधिकार हुआ था, ब्रिटिश काल में जो विदेशों पर अधिकार किया गया था जैसे नेपाल, सिंध, भूटान वगैरह पर कब किया गया था उस सबको देखेंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जो कुछ नारे जानते होंगे, बीपीएससी में क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे कि कौन क्या था, कहाँ से कौन लड़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले सहायक की संधि से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सहायक संधि में शामिल राज्य, जो सहायक संधि हुआ था, तो ये सहायक संधि जो है ना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। और ये वेलेस्ली का जो समय होता है दोस्तों, आपका सहायक संधि के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्टार्ट किया जाता है सहायक संधि। इससे पहले जो है ना भारत में पहली बार सहायक संधि का जो प्रयोग किया था, मैंने वेलेस्ली से पहले जो है आपका फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, इसने किया था। वेलेस्ली का शासनकाल देखा जाए तो 1798 आता है। और इसके द्वारा जो है कि सबसे पहले हैदराबाद को जो है ना सहायक संधि के आधार पर मिलाता है। हैदराबाद याद रखेंगे 1798 में ये हैदराबाद को सहायक संधि के आधार पर मिलाता है। एक बार दो बार इसको मिलाता है, एक तो 2 साल के बाद यानी 1800 में, एक बार 1798 में। तो ये कुछ कारणों वजह से जो है ना इसको दोबारा इसको ये करना पड़ता है। उसके बाद मैसूर है दोस्तों। मैसूर वही टीपू सुल्तान बोला, जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है तब ये मैसूर को डलहौजी जो है वेलेस्ली जो है 1799 में मिला लेता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे कि तंजौर, तो तंजौर को भी जो सहायक संधि द्वारा 1799 में मिलाया जाता है। उसके बाद अवध को 1801 ईस्वी में पेशवा को जो है ना दोस्तों याद रखिएगा, इसमें ये स्पेक्ट्रम का कुछ अथी था जिसमें आपका 1801 दिया है, लेकिन लुसेंट और एक महेश अग्रवाल का देखा जाए क्या बोलते हैं तो इसमें 1802 दिया हुआ है। तो याद रखेंगे 1802 में जो है ना पेशवा को मिलाया था। 1802 याद रखेंगे, 1802 हो जाएगा। तो 1802 में पेशवा को मिलाया गया था। तंजौर बाकी जो हो जाएगा इधर हैदराबाद हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध जो हो जाएगा नवंबर 1801 और पेशवा हो जाएगा आपका 1802। बरार और भोंसले जो है, बरार के भोंसले को जो है ना दिसंबर 1803 ईस्वी में मिलाता है। याद रखिएगा भोंसले को 1803 ईस्वी में मिलाता है। उसके बाद में सिंधिया को जो है ना, ये सिंधिया याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 में मिला था इसको 1804 में। और जोधपुर को, ये सब आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, जोधपुर को 1818 ईस्वी में, जयपुर को 1818 में। उसके बाद है कि मचेरी को भी 1818 ईस्वी में मिलाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आपका बूंदी है, बूंदी को भी 1818 में मिलाया जाता है। याद रखिएगा 1818 में मचेरी को, और बूंदी को, भरतपुर को भी 1818 में। तो याद रखेंगे यहाँ पे 1818 में कितना हो गया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी और भरतपुर, यानी राजस्थान का जो क्षेत्र सब है ये 1818 में मिलाया जाता है। सिंधिया 1800 मैंने फरवरी 1804 में, और बरार के भोंसले जो है ये 1803 में, बेसवा 1802 में याद रखेगा, ये एक दिया है, 2 याद रखेंगे। अवध 1801 में, तंजौर 1799 में, उसके बाद मैसूर जो गया 1799 में, और हैदराबाद जो है कि 1798 में। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो अथी था राज्य था वो हैदराबाद था, याद रखिएगा हैदराबाद था। और सबसे अंतिम में हो जाएगा आपका ये भरतपुर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं डलहौजी के जो व्यापकगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको देखते हैं। तो डलहौजी का जो शासनकाल था दोस्तों, ये 1848 से 56 तक था। इसने सहायक ये राज हड़प नीति के तहत जो है ना सबसे पहले जो है कि सतारा को मिलाता है, ये 1848 में मिलाता है। सतारा को कब मिलाता है, 1848 में। इसके बाद है दोस्तों ये संभलपुर के 1849 में संभलपुर को मिलाता है। बघाट को 1850 में मिलाता है। याद रखिए पंजाब को भी 1850 में मिलाता है। ठीक है, उसके बाद उदयपुर को याद रखिएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में, ये 1852 में इसको मिलाता है। याद रखिएगा ये आपका ये महेश वर्णमाल में भी 1852 दिया है, लुसेंट में भी दिया है, और लेकिन ये जो है आपका ये जो बुक है स्पेक्ट्रम उसमें 1854 दिया है। तो उदयपुर को जो है ना 1852 में मिलाया गया है। नागपुर को जो है ना 1854 में मिलाया गया। याद रखिएगा नागपुर है, इसको 1854 में मिलाया गया। और झांसी जो है, झांसी को 1853 में मिलाया गया। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ये दिया है, तो 1853 हो जाएगा झांसी, याद रखिएगा
झांसी। और नागपुर हो जाएगा आपका 1854 में, उदयपुर 1852 में, याद रखेंगे, झांसी 53 में। इसमें 54 दिया है, लुसेंट में और महेश क्या बोलते हैं उसको, वर्णमाल में भी 53 ही दिया है। उसके बाद अवध है, अवध को कुप्रशासन के आरोप में इसको अवध को मिलाता है। तो अवध को 1856 में ये कुप्रशासन के आरोप में मिलाता है। तो देखा जाए दोस्तों, अवध के समय जो है, जैसे कुशासन के आरोप में अंग्रेजों द्वारा इसको मिलाया जाता है, उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन कि कौन था उस समय नवाब, तो वाजिद अली खां। और अवध के जो संस्थापक थे, अवध के सआदत खां थे, सआदत खां थे, याद रखेंगे। और वाजिद अली शाह जो थे, जो उस समय कुप्रशासन के रूप में डलहौजी इसको शामिल किया, तो ये था। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि आप कहीं पढ़े होंगे, एकदम पूरा हटके होगा, हर एक बुक से हटके होगा ये, थोड़ा देखा जाए तो यहाँ विदेशों पर अधिकार। तो विदेशों पर अधिकार जब देखते हैं दोस्तों, तो गवर्नर यहाँ है कि देश है, कौन देश है, फिर वर्ड्स कब मिलाया गया, गवर्नर और वायसराय कौन था, अधिकृत अधिकार की प्रकृति कैसी थी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, नेपाल को सुगौली के संधि के तहत जो है ना 1816 में इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मिला लिया जाता है। ये जो था कुमाऊं एवं गढ़वाल का विलय किया गया था इसके तहत। नेपाल का जो अति हुआ है, तो कुमाऊं और गढ़वाल को विलय कर लेता है ब्रिटिश। ये नेपाल 1816 के अति होता है, क्या बोलते हैं, इस समय अधिकार कर लेता है और नेपाल को मिला लेता है 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद सिंध 1843 में एलन बोरो, याद रखेंगे, लॉर्ड एलन बोरो द्वारा इसको पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाता है। सिक्किम को 1861 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को ब्रिटिश को मिला था, तो 1861 में, उस समय कौन रहता है, तो लॉर्ड कैनिंग रहता है। उसके बाद में ये पूर्ण रूप से विलय किया गया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि सिक्किम के बाद भूटान हो गया, भूटान बगल में है, तो ये 1865 में, 4 साल के बाद जो है ना भूटान को विलय कर लेते हैं अंग्रेज सब। ये उस समय जो लॉर्ड लॉरेंस जो है उस समय ब्रिटिश गवर्नर रहते हैं, इसको पूर्ण विलय कर लिया जाता है इसको, भूटान को भी। अफगानिस्तान है, देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान है 1879 ईस्वी में इसको विलय किया जाता है, और उस समय जो गवर्नर होता है लॉर्ड लिटन होता है। तो लॉर्ड लिटन के समय अफगानिस्तान को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1879 में। और ये बाह्य नियंत्रण स्थापित किया जाता है इस पर, माने बाहरी नियंत्रण का मतलब होगा कि ब्रिटिश इस पर नियंत्रण करेगा, ये आंतरिक लोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया 1879 में अफगानिस्तान को मिलाया जाता है। बर्मा का देखा जाए तो 1885 में, यानी कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय बर्मा का जो है ना अंग्रेज अपने अधिकार में ले लिया था। उस समय गवर्नर जो था आपका लॉर्ड डॉफरिन था, याद रखिएगा, डॉफरिन के समय ही ये बर्मा को ब्रिटिश में विलय कर लिया जाता है, ये भी पूर्ण विलय हो जाता है। मणिपुर है जो 1891 में, याद रखिएगा, 1891 में मणिपुर को विलय कर लिया जाता है, और उस समय जो है लॉर्ड लैंसडाउन उस समय गवर्नर होते हैं, इसको भी पूर्ण रूप से विलय किया जाता है। तिब्बत को देखा जाए तो ये तिब्बत है, त से तिब्बत, त से 3, तो 1903 में लॉर्ड डलहौजी के समय में तिब्बत को मिला लिया जाता है, ये पूर्ण रूप से जो है इसको विलय कर लिया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एक मिनट और देख लेते हैं हम लोग, नेपाल को कब, 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, और जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र था इसको विलय कर लिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों को सिंध को 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय में। उसके बाद में सिक्किम को 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। भूटान याद रखेगा 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय में। अफगानिस्तान को 1879 में लॉर्ड लिटन के समय में। और बर्मा जो है 1885 में लॉर्ड डॉफरिन के समय में। मणिपुर को याद रखिएगा 1891 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और तिब्बत को 3 में, याद रखिएगा, 3 में तिब्बत को ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में। ठीक, तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे का महत्वपूर्ण जो ये है आपका नारा होने वाला है, ये अगर पढ़ लेते हैं तो एक पीपीएससी में दिख जाएगा दोस्तों, क्योंकि हर बार एग्जाम में बीपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन इससे रहते हैं। चलिए हम आपको इसी नारे में से बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो नारा दिया गया है, तो ये आपका भारतेंदु हरिचंद द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये भगत सिंह बोले हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, नारा भी दिया गया है। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे बोले हैं, मारो फिरंगी को। उसके बाद है दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहम्मद इकबाल बोले थे। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती बोले थे। और जय जगत का विनोबा भावे, याद रखिएगा, जय जगत का विनोबा भावे हो जाएगा। उसके बाद में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। इसके अलावा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल गुप्त बोले हैं।
इनका नारा है श्यामलाल गुप्त का। उसके बाद स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का। याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है उसी समय उसी दिन जब शुरू होता है उसी दिन इनका मृत्यु हो जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि साइमन कमीशन वापस लाओ, ये लाला लाजपत राय का ये है। इनको लाठीचार्ज के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। और याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे दोस्तों कि जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का नारा है, यानी कि ये लिखे थे। करो या मरो डू एंड डाई महात्मा गांधी 1942 में 8 अगस्त, याद रखिएगा। वर्धा से स्टार्ट किए थे ये। हे राम महात्मा गांधी का ही है। उसको बाद दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे सिंगापुर से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये म्यांमार में बोले थे सुभाष चंद्र बोस को जी द्वारा बोला गया था म्यांमार में। म्यांमार के लोगों को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद जो है याद रखिएगा, जय हिंद जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ही बोले हुए हैं। लेकिन देख लीजिए, हालांकि इसे सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया, लेकिन जय हिंद को लिखा कौन है? जय हिंद कम सबसे पहले किसने बोला था? ये आपका नारा दिया था जैनुल आबदीन हसन, जैनुल आबदीन हसन है। और इसको जय हिंद को लोकप्रिय बनाया था आपका सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस नारे को सबसे पहले लिखा या दिया जैनुल आबदीन हसन। आगे है दोस्तों, आगे है आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे आराम हराम है। पूर्ण स्वराज, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। हु लिव्स इज इंडिया डाइस, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कर मत दो यानी टैक्स मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत छोड़ो, देखिए भारत छोड़ो जो है ना, इसमें दिया कि हालांकि इसे गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, लेकिन यूसुफ अली ने तैयार किया था, यानी कि यूसुफ अली इसको जो है ना तैयार किया था। आप याद रखिए भारत छोड़ो का यूसुफ मेहर पटेल, यहाँ दिया हुआ है यूसुफ मेहर पटेल, तो ये ध्यान दीजिएगा। इनकलाब इनकलाब हिंदाबाद, इनकलाब हिंदाबाद या जिंदाबाद, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये इसे हजरत मोहानी ने दिया, लेकिन भगत सिंह इसे प्रसिद्ध बनाया। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है हजरत मोहानी दिया था, याद रखिएगा हजरत मोहानी एबीपी, और इसको जो है हजरत मोहानी इसको लिखा था। जो इनकलाब जो दिया गया प्रसिद्धि बनाया गया भगत सिंह द्वारा, और इसको दिया गया हजरत मोहानी द्वारा। उसके बाद सत्यमेव जयंती, सत्यमेव जयंती आपका हो जाएगा ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। और देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो ये मदन लाल धिंगरा बोला था कि राम की पूजा जो है करना चाहते तो देश का पूजा कीजिए, नहीं देश को आज़ादी दिलाइए। आगे है जय जवान जय किसान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री बोले थे कि राम की पूजा जो है करना चाहते तो देश का पूजा कीजिए, नहीं देश को आज़ादी दिलाइए। आगे है जय जवान जय किसान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री बोले थे। और उसके बाद है ये है कि संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण द्वारा ये नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का, और ये लगभग 1974 में दिए थे। श्रमेव जयंती, ये दोस्तों इंदिरा गांधी का श्रमेव जयंती नारा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। काम अधिक बातें कम, ये संजय गांधी का नारा है, काम अधिक बातें कम। आगे है कि देश बचाओ देश बनाओ, ये है ना पीवी नरसिम्हा राव, देश बचाओ देश बनाओ पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। ये प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं 91-92 में 1900 में। आगे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ देखा जाए तो विद्रोह के केंद्र एवं नेता, विद्रोह का केंद्र क्या था, नेता यहाँ के कौन था? तो देखा जाए तो दिल्ली से जो थे आपका बहादुर शाह जफर बोलिए या ये जनरल बख्त खां वहाँ सेनापति थे दिल्ली से। ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। उसके बाद है कानपुर के नाना साहब थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। बरेली से है आपका खान बहादुर खान। आगे देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण में मिलने वाला है, आप लुसेंट से उतना नहीं देख पाएंगे जितना इसमें है कंटेंट, लुसेंट से हटके है। फैजाबाद का देखा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला है, मौलवी अहमदुल्ला। और बिहार के जो है कुंवर सिंह, याद रखिएगा बिहार से कुंवर सिंह हर एक एग्जाम में पूछता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी से याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से आपका लियाकत अली, ग्वालियर से तकिया टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, गोरखपुर से  उसके बाद में फरुखाबाद से जो है नवाब
तफजल हुसैन, नवाब तफजल हुसैन जो है फरुखाबाद से है। सुल्तानपुर से है शहीद हसन सुल्तानपुर से है। संबलपुर से जो है ना सुरेंद्र साई है संबलपुर से। उसके बाद में है आपका हरियाणा से है राव तुक्काराम, याद रखेगा हरियाणा से, ये सब क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिलेगा। हरियाणा से राव तुक्काराम। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट और भी बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाला है तो फॉलो कर लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। देखिए मथुरा का है देवी सिंह है मथुरा का। उसके बाद है मेरठ से कदम सिंह है। सागर जो है सागर से मध्य प्रदेश का जो सागर है वहाँ से शेख रामाजान है, शेख रामाजान। मेरठ से कदम सिंह हो जाएगा। उसके बाद है गढ़मंडला से शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद गढ़मंडला से है। रायपुर से नारायण सिंह है, याद रखिएगा रायपुर से नारायण सिंह है। और मंदसौर से जो है शहजादा हुमायूं इसको फिरोज शाह भी बोला जाता था। मंदसौर से हो जाएगा शहजादा हुमायूं। अब अंग्रेज जो है गवर्नर कुछ था, तो दिल्ली से जो दबाया था विद्रोह को, ये लेफ्टिनेंट बिलोबी था, जॉन निकोलसन था और हडसन था। हडसन फेमस था दोस्तों, लेकिन लेफ्टिनेंट बिलोबी नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा। उसके बाद कानपुर से जो था सर ह्यू व्हीलर था और कोलिन कैंपबेल था, यानी कि व्हीलर और कैंपबेल कानपुर से था। लखनऊ से जो था हेनरी लॉरेंस ब्रिगेडियर इंग्लिश और हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर इंग्लिश और हेनरी हैवलॉक। जेम्स आउटरम भी था लखनऊ से। सर कोलिन कैंपबेल भी था, तो ये सब याद रखिएगा। और सर ह्यू रोज। बनारस से जो दबा रहा था ये कर्नल जेम्स नील था, ये सब देखिएगा, ये सब आपको नहीं मिलेगा। बनारस का कौन था? कर्नल जेम्स नील। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए दोस्तों कहाँ से कौन थे। इधर तो बिहार पता ही है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, झांसी से मालूम है लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से आपका तत्या टोपे, गोरखपुर से नहीं जान रहे होंगे, याद रखिएगा ग से गोरखपुर है, ग से गजाधर सिंह है। फरुखाबाद से जो है नवाब तफजल हुसैन है। उसके बाद सुल्तानपुर से है शाहिद हसन। संबलपुर से है आपका सुरेंद्र साई, हरियाणा नहीं जान रहे होंगे, संबलपुर भी सुरेंद्र साई। हरियाणा से हो जाएगा राव तुल्लाराम हो जाएगा हरियाणा से। मथुरा से हो जाएगा देवी सिंह, मथुरा से याद रखिएगा, मथुरा ना जान रहे होंगे, मथुरा से देवी सिंह थे। मेरठ से कदम सिंह थे। सागर मध्य प्रदेश में एक जिला है, वहाँ से शेख रामाजान। उसके बाद ये हो गया गढ़मंडला से शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद थे गढ़मंडला से। और रायपुर से जो थे नारायण सिंह थे। मंदसौर से जो थे शाहजादा हुमायूं, जिसको फिरोज शाह भी बोला जाता था। और अंग्रेज जो दबा रहा था ये क्रांति को, दिल्ली से जो था लेफ्टिनेंट बिलोबी और जॉन निकोलसन और हडसन दिल्ली से दबा रहा था। उसके बाद है कानपुर से आपका हो जाएगा सर ह्यू व्हीलर्स और कोलिन कैंपबेल हो गया, ह्यू व्हीलर्स हो गया। लखनऊ से जो दबा रहा था, लखनऊ से सबसे ज़्यादा अंग्रेज थे, यानी कि हेनरी लॉरेंस ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर कोलिन्स कैंपबेल। झांसी से आपका सर ह्यू रोज था और बनारस से आपका कर्नल जेम्स नील था। आगे भी था दोस्तों, तो उधर जो था आप लोग जानते हैं, तो ये हमने नहीं ये ज़्यादा ये किया। बरेली से आपका खान बहादुर से, लखनऊ से, ये सब ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब इसका कहानी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या असफलता का कारण था। तो असफलता का कारण देखा जाए तो सीमित क्षेत्र एवं सीमित जनाधार, भारतीय राजवाड़े एवं कुछ अन्य वर्गों का अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग देना, यानी कि भारतीय का सहयोग ना देके अंग्रेजों को सहयोग दिए। अंग्रेजों की तुलना में विद्रोहियों के अल्पतम संसाधन भी नहीं था, यानी हथियार वगैरह भी नहीं था। योग नेतृत्व एवं सामंजस्य का अभाव था, यानी कि नेतृत्व करने वाले भी योग नहीं थे। और क्रांति का एक निर्धारित समय था, वो भी नहीं था। एकीकृत विचारधारा एवं राजनीतिक चेतना की कमी थी। प्राकृतिक देखा जाए तो 1857 की विप्लव यद्यपि सफल नहीं हो सका, किंतु उसने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के बीज बोए एवं इस क्रांति में दूरगामी परिणाम हुए। इस क्रांति का जो है ना दूरगामी परिणाम निकला। इसका प्रभाव देखा जाए तो ताज के अधीन प्रशासन, कंपनी शासन का उन्मूलन, ब्रिटिश सामग्री की नई भारतीय नीति, उसके बाद में सेना का पुनर्गठन,
भारतीय भेदभाव में भारतीय भेदभाव में वृद्धि। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छा वीडियो आप सभी को मिलने वाला है इस चैनल पर, तो आप शेयर कीजिए,